Hello, good morning, students. So how are you all? Hope the last lecture went fine और उसमें से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे उसके अंदर। आज भी सोलली हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज के न्यूमेरिकल कुछ खास होने वाले हैं, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके ऊपर होने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि फोर्सेस एंड टेंशन एंड फोर्सेस एंड रिएक्शन ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, देखो ज़रा, कि अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक फ्लोर है, इसको मैंने इसे फ्लोर बताया है, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास ऑब्वियसली मास m होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का मास नीचे की तरफ एक फोर्स बनाता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो होता है मास इंटू ग्रेविटी mg। ये फ्लोर उसके ऊपर में रिएक्शन देता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है। वो रिएक्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ऐसे देता है। और हमने फ्रिक्शन वाला केस जो लिया था कि इधर फ्रिक्शन हो सकता है, इधर ये नॉर्मल रिएक्शन और mg होते हैं, ये इस तरह से होता है। तो जब फ्लोर पे आप कोई चीज को रखोगे तो वो आपको रिएक्शन देगा, ठीक है, रिएक्शन देगा। ऐसे हो सकता है कि ये ऐसी फ्लोर हो जाए, सॉरी वॉल हो जाए, आपने वॉल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है ऐसे, और इसका मास m है, तो mg किधर काम करेगा भी नीचे, mg काम करेगा नीचे, ठीक है, और रिएक्शन काम करेगा वॉल को परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो अंदर की तरफ कौन होगा? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, क्योंकि आपको अगर एक ऑब्जेक्ट को वॉल के अगेंस्ट होल्ड करना है तो आपको उसको कोई ना कोई तो फोर्स लगा के पकड़ना पड़ेगा ना, वो होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन इसके अंदर मैं बताऊंगा नहीं, अभी पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ फ्रिक्शन कहाँ था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था इसका। अब जो हमने रोटर देखा था, देखो एक याद है आपको, रोटर वाला केस देखा था वहां पे। अच्छा, अब देखो जरा कि अगर मैं ऐसे बताता हूँ कि ये तो हुआ अपना फोर्सेस एंड रिएक्शन, ठीक है। अब फोर्सेस एंड टेंशन बताता हूँ। तो अगर कोई चीज हैंग करती है, हैंगिंग, तो हैंगिंग गार्डन में अगर आपने कोई चीज लगा दी है, ये है एक स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग से एक मास हैंग कर रहा है, कोई चीज लटक रही है नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे, ये है स्ट्रिंग आपका, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में इसका काम कैसे आएगा मैं आपको वो भी बताता हूँ, चलो देखते हैं। यहां पर अगर ये स्ट्रिंग से है लटका हुआ, तो हम बताते हैं कि mg किधर की तरफ है, नीचे की तरफ होता है, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो नीचे की तरफ अगर mg है तो उसका रिएक्शन कैसे होगा? तो हम बोलेंगे रिएक्शन नहीं होता भाई, इसका टेंशन होता है, और टेंशन काय में होता है? स्प्रिंग में होता है। और यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पर अगर बात करूं टेंशन की, तो टेंशन ऊपर की तरफ काम करता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर देखो ये मास जो है, अगर ये मास अभी अपनी पोजीशन पर है, ना ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इस पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल है, ठीक है ना। जब तक दोनों तरफ लगने वाले फोर्सेस इक्वल नहीं होते तब तक ऑब्जेक्ट का मोशन चलता रहता है। जैसे कि अगर इस पेन के ऊपर मैं अगर एक फोर्स लगा रहा हूं, देखो अभी उधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये पेन उधर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उधर से भी एक फोर्स इधर लगा रहा हूं, तो देखो दोनों फोर्सेस लगकर इसको, अब वो फोर्स ज्यादा हो गया, मेरा फोर्स कम हो गया, तो वो उसको इधर चला रहा है। और अगर हम दोनों के फोर्सेस एग्जैक्टली सेम हो गए, तो मैं उसको चला रहा हूं, उधर से एक फोर्स इधर चला रहा है, ठीक है, अभी कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो ये ऐसी बात होती है जैसे कि मेरे हाथ इधर किसी ने पकड़ लिया और इधर किसी ने पकड़ लिया, और कोई मुझे इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, जिसका फोर्स ज्यादा है मैं उसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है, जिसका फोर्स ज्यादा है मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। बट अगर दोनों के फोर्सेस इक्वल हो गए, तो दोनों के फोर्सेस इक्वल होने पर मेरी पोजिशन नहीं चेंज होगी, मैं स्टेशनरी हो जाऊंगा, मैं स्टेबल या इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ से, ये होता है टेंशन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग mg के बराबर हुआ, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? इक्वेशन बनती है, यहाँ इक्वेशन क्या बनती है? यहाँ इक्वेशन बनती है नॉर्मल, ये वाला, सॉरी एक मिनट, हम यहाँ इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। mg की बात नहीं हो रही है, mg के अगेंस्ट में यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन उसको होल्ड करके रखता है समझो। तो यहाँ पे हो जाएगा अप्लाइड फोर्स n के बराबर। अच्छा, यहाँ देखते हैं आप, तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg होता है, ठीक है।
टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू mg हो जाता है। अच्छा, अगर मैंने स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ ऐसे बताया, तो इस पॉइंट पर, ये वाले जॉइंट पर, दो जॉइंट है हमारे स्ट्रिंग के, इस जॉइंट पर मेरा टेंशन ऊपर की तरफ काम करता है, तो इस जॉइंट पर मेरा टेंशन किधर काम करेगा, तो मैं कहूंगा नीचे की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। देखो ये स्ट्रिंग जो है अपने खुद से तो एक फोर्स ला नहीं सकता ना नीचे ब्लॉक को होल्ड करने के लिए। देखो ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए स्ट्रिंग अपने अंदर खुद से टेंशन बना सकता है कहीं से? नहीं। अरे कैसे लाएगा भाई, अरे वो स्ट्रिंग है, वो नहीं ला सकता है फोर्स। तो फिर क्या होगा, हम बता रहे हैं कि टेंशन यहाँ होगा। इसने किससे लिया होगा टेंशन? इसने एक्चुअली टेंशन अप्लाई किया होगा, इस स्ट्रिंग ने टेंशन अप्लाई किया होगा इस वॉल के ऊपर, और वो वॉल को जो ऊपर हमने सीलिंग में, ये जो सीलिंग आपको दिख रही है, इस सीलिंग पे, यहाँ देखो इस सीलिंग में जो नीचे की तरफ है, यहाँ पे हुक लगा हुआ है, समझो हुक को हम नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा। अब ये जो यहाँ पे आपको सीलिंग में जो हुक दिखाई दे रहा है, तो ये सीलिंग का हुक जो है हम उसको रस्सी से नीचे की तरफ खींच रहे हैं, बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये हुक नीचे नहीं आ रहा है, किसने पकड़ के रखा उसको? सीलिंग ने। तो मतलब सीलिंग पर एक फोर्स पड़ रहा है और उसको हम बोलते हैं रिएक्शन, उसको बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। वो रिएक्शन किसकी वजह से आया? ये रिएक्शन किसके बराबर है? टेंशन के। ये टेंशन किसके बराबर है? ये टेंशन के। ये टेंशन किसके बराबर है? mg के। तो अल्टीमेटली अगर मैं स्ट्रिंग को बीच में से निकाल दूं, पूरा सीन गायब कर दिया मैंने, तो अल्टीमेटली ऐसा केस हो गया कि ये मेरा मास है mg नीचे जा रहा है, मेरे सीलिंग ने उसको रिएक्शन r के साथ होल्ड करके रखा है। समझे बात आपने? ये तो बीच में एक मीडियम है जो कि दो को जोड़ने का काम कर रहा था, ठीक है। इस केस को फिर से समझते हैं। आपको मास समझ लो ये 10 kg है, ये 10 kg उठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वो फोर्स कौन लगाएगा, मुझे बोलो, कौन लगाएगा फोर्स? ये स्ट्रिंग खुद लगा लेगा क्या? नहीं। ये स्ट्रिंग अगर यहाँ ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो स्ट्रिंग अगर नीचे से ऊपर खींच रहा है वेट को, तो एक्चुअली स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए ऊपर कुछ तो होना चाहिए ना। तो स्ट्रिंग ने ऊपर अपनी सीलिंग को होल्ड करके रखा है, हुक को, और वो हुक को नीचे खींच रहा है। अब देखो, सीलिंग के हुक को मैं नीचे खींच रहा हूँ, सीलिंग का हुक नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर हैंग कर गया, ठीक है, बराबर से। मैं नीचे 10 kg का वेट खींच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं नीचे 10 kg का वेट खींच रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं सीलिंग पॉइंट पे मैं टेंशन लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, है ना, और नीचे का जो पॉइंट है मेरा, जहां पे मास लटका हुआ, उसके ऊपर मैं टेंशन लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ। आप समझ में आई बात आपको? स्ट्रिंग को हटाओ, अपने आप को वहां लगा के देखो, स्ट्रिंग को हटाओ और अपने आप को वहां सीन में सोच कर देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक टेंशन मैं ऊपर से खींच रहा हूँ, वॉल से, सीलिंग से, और समझो एक नीचे से मैं वेट को उठाए रखता हूँ, तो इसमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा अगर मैं ऊपर से होल्ड करके रखा और मैं इसे नीचे लटका। सही है, बात समझ में आई अब? तो इस तरह से होता है कि ये दो टेंशन काम कर रहे होते हैं। एक स्ट्रिंग में हमेशा दो टेंशन होते हैं, एक एंड पर और इधर ये एक एंड पर। आप टेंशन बताते हो, वो दो टेंशन एक्चुअली एक ही होता है। वो टेंशन जो होता है ना, एक्चुअली सिर्फ उसकी डायरेक्शन यहाँ पे अलग होती है और यहाँ अलग होती है, उसकी वैल्यू एक ही होती है, mg के बराबर, ठीक है, सिर्फ mg के बराबर उसकी वैल्यू होती है। समझ लो ऐसा केस था। इसके बाद में कभी कभी आपके पास में ऐसा केस आ जाता है, देखो एक ऐसी पुली दे देता है, ठीक है, एक ऐसी पुली दे देता है, और पुली से ये एक यहाँ पर एक वेट लटका होता है m, और यहाँ एक वेट लटका होता है m नाम का, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो इसके ऊपर में टेंशन की डायरेक्शन कैसी बताएंगे हम? देखो ये मास जो है ये नीचे की तरफ mg लगा रहा है, ये मास नीचे की तरफ mg लगा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। यहाँ पे टेंशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो इस जगह टेंशन बताओ। अगर ये टेंशन ऊपर की तरफ है, ये भी टेंशन ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों टेंशन, दोनों वायर मिलकर इस पुली को नीचे की तरफ खींचना चाहते हैं। कैसे खींचेंगे? ऐसा। कैसे खींचेंगे? ऐसा। अरे समझेंगे नहीं। और पुली को आपने फिर वॉल सीलिंग से लगा के रखा है, सीलिंग से लगा के रखा है, ये सीलिंग होगी। तो हमारी पुली के ऊपर में कितना लोड आ रहा है? टोटल 2T। तो हमारी सीलिंग के ऊपर में कितना लोड जा रहा है? यहाँ पे 2T का लोड जा रहा है, ऐसा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये 2T का लोड से सीलिंग को नीचे खींच रहा है, तो सीलिंग पर रिएक्शन कितना? ऊपर की तरफ, रिएक्शन 2T के बराबर। समझे आपने? ऐसा होता है। तो ये लॉज ऑफ मोशन का बेसिक है। ये लॉज ऑफ मोशन का बेसिक है कि ये फोर्सेस कैसे काम करते हैं। तो आपने देखा कि ये मास जो है ये स्ट्रिंग को नीचे T से नीचे खींच रहा है, ये वाला मास T से नीचे खींच रहा है। अब ये दोनों मास मिलकर पूरी पुली को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बताओगे आप? यहाँ पे डायरेक्शन समझ लो, ये ऐसा कर लो इसको। ये पिक्चर अलग से समझो, ये पिक्चर अलग से समझो, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इसलिए हम क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर में क्या करते हैं, सिर्फ इतना बनाते हैं, इस पर ऊपर का एक फोर्स नीचे का एक फोर्स दिखाते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फोर्स नीचे, एक फोर्स नीचे, और दूसरा ये 2T ऊपर, एक T 2T नीचे 2T ऊपर, खत्म। इक्विलिब्रियम बताना है बस आपको, खत्म। ऐसे होता है, ठीक है। और एक लास्ट केस ऐसा होता है कि एक पुली ऐसी दी जाती है,
ये सर्कुलर मोशन में सब यूज होने वाला है, इसके लिए बता रहा हूँ। लॉज ऑफ मोशन थोड़ी पढ़ रहे अपन। ये पुली जो है अटैच होती है एक टेबल से, ठीक है, ये टेबल होता है, और इस टेबल पे कोई तो भी रोप है यहाँ से, और यहाँ से एक वेट लटका होता है नीचे m, तो इसका फोर्स mg किधर नीचे, तो ये टेंशन किधर लगाएगा ऊपर, यहाँ पे टेंशन क्या करेगा, ये टेंशन से नीचे दबाएगा इसको, और ये टेंशन इधर भी काम करेगा, ऐसा भी काम करेगा, ठीक है, ये टेंशन ऐसे काम करेगा। मतलब ये जो वायर है आपका, ये पुली के साथ आपके पूरे मास को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे समझ लो एक और ब्लॉक है, यहाँ पे एक और डब्बा रखा हुआ है समझो, तो ये डब्बे पे टेंशन कैसे एक्ट करेगा, इधर देख लो ऐसे होगा। तो ये जो है इस पॉइंट पर ये टेंशन इधर काम करेगा, इस पॉइंट पर ये टेंशन आगे उधर की तरफ काम करेगा, क्योंकि ये टेंशन का काम है इसको उठा के रखना। एक्चुअली टेंशन एक ही है, सिर्फ डायरेक्शन हम उसके अलग अलग बता रहे हैं। जैसे कि हम तो एक ही है ना, इधर से एक हाथ से मैंने किसी को पकड़ा है, कोई मुझे खींच रहा है उधर, और मैंने इधर से दीवार को पकड़ के रखा है, तो एक्चुअली मुझ पर लोड टोटल कितना आने वाला है, क्या मुझे दीवार का लोड और उसका लोड दोनों का आने वाला है, नहीं, वो बंदा जो मुझे खींच रहा है बस उसका लोड आने वाला है। सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं ऐसे हैंग कर रहा हूँ किसी हैंगर से, एक हुक से, मैंने एक हुक को पकड़ के मैं लटक गया, ठीक है, तो अभी जो है समझ लो कि मैं सब बीच में एक कड़ी हूँ, मैं एक मीडियम हूँ, जस्ट नीचे मैंने किसी और को होल्ड कर रखा रहा, मैं किसी को बचा रहा था, एकदम से मैंने डाइव मारा, उसको पकड़ लिया बंदे को, वो नीचे गिर रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया। अब मेरे पे सारा लोड किसका है, वो बंदे का। अब मैं उसको ऐसे ही, मैं हवा में रहते हो तो उसको उठा नहीं सकता ना, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम किसी और हुक को पकड़ लेंगे और हमने उसको उठा के रखा है। अभी टोटल लोड जो है मेरे पे किसका लोड है, अब मेरा लोड छोड़ दो, सिर्फ मेरे पे किसका लोड है बताओ, वो बंदे का, ठीक है, वो बंदे का लोड है, तो मैंने उसको उठा के रखा है। अब मैं जितना लोड से उसको उठा रहा हूं तो मैं उतने ही लोड से नीचे हुक को खींचूंगा, अरे है कि नहीं बात से, मेरा लोड छोड़ दो, पहले बोला मैंने आपको, तो इसीलिए मैंने क्या किया, पूरे हुक को मैं नीचे खींचने वाला हूँ, और हुक को नीचे खींचूंगा तो हुक ने मुझे ऊपर संभाल के रखना चाहिए, तो वो ये होता है, ये रिएक्शन, हुक मुझे संभाल के रखता है ऊपर, मैं हुक को नीचे खींचता हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ पे ये एक मास है और ये मास को मैं ऊपर खींचता हूँ और ये मास नीचे खींचने की कोशिश करता है मुझे, ठीक है। अब ये पूरा फंडा क्लियर हो गया आपका कि इतने टाइप के टेंशन हो सकते हैं स्ट्रिंग में। और हमारे पास हमको एक बात मालूम है कि इन सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन स्ट्रिंग। अरे हाँ कि नहीं, बात सही बोलो, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो हमको ये पता चला कि सर्कुलर मोशन में जो है, तो जब एक किसी चीज को, एक ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है जिंग 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 हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर फिर मैं अब यहाँ पर अगर ये बताना चाहूँ कि मैंने एक वायर लिया, एक रॉड लिया, ठीक है, और ये रॉड के ऊपर में एक रोप को बांधा, और ये रोप से यहाँ पे एक मैंने बॉल को बांध दिया है, ठीक है, बॉल का मास m है, और मैं इसको ऐसे ये सर्कल में घुमा रहा हूँ, देखो ऐसे सर्कल में, ठीक है, मैं इसको घुमाता हूँ, ये रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, उसकी लेंथ के बराबर है ना, वायर की लेंथ के बराबर, और जिंग 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 घुमा रहा हूँ मैं इसको। तो ये जब ऐसे जिंग 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 जब घूमता है, तो मुझे बोलो कि ये घूमते वक्त में क्या होता है, इसके ऊपर में एक फोर्स एक्ट करता है, एक फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ये उसको हमारे ब्लॉक को बांध कर रखेगा। अरे ये ब्लॉक को क्या करने वाला, ये सॉरी हमारे बॉल को क्या करने वाला है, होल्ड करके रखने वाला है। तो बॉल के ऊपर में बाहर की तरफ कौन सा लगने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑब्वियसली आपको मालूम है। अगर ये टूट जाता है, स्ट्रिंग टूट गया, तो ये खत्म हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल है तो सेंट्रीफ्यूगल है, वो जस्ट उसका एक समझ लो उसकी आत्मा है, ठीक है, अंतरात्मा है, और वो भी ऐसी जो अपोजिट काम कराती है वो वाली। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल की अंतरात्मा है, और वो सेंट्रीपिटल के बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन सेंट्रीपिटल इधर का फोर्स लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल उधर का फोर्स लगाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था सेंट्रीपिटल तो खुद कोई फोर्स नहीं होता, वो किसी और से ही काम करवाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होता है, देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि बॉल की वजह से टेंशन इन द स्ट्रिंग ये है, और अगर हम उसको जॉइंट के ऊपर देखेंगे, ये वाले जॉइंट पे, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर काम करेगा, यहाँ पे जॉइंट पे, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर काम करेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे बॉल साइड पे देखेंगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऐसे काम करेगा। अब आपको होप ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है। तो इसके अंदर मैं केस क्या लिखूंगा, टेंशन इज इक्वल टू, देखो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के फ्यूगल फोर्स किसके बराबर,
सेंट्रीपिटल के बराबर। फ्यूल के बराबर भी लिखे तो चलेगा, लेकिन पिटल के बराबर लिखे तो बराबर होता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियली मेथड ऐसा है, बस तो ये याद होना चाहिए आपको कि FCP के बराबर होता है टेंशन। अरे समझे कि नहीं बात को? अरे समझे अभी? ठीक है, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज a 1 kg mass tied at the end of string 0.5 meter long is whirled in a horizontal circle. The other end of the string being fixed. The breaking tension in the string is 50 Newton. Find the greatest speed that can be given to the mass. मास कितना है देखो, 1 kg मास। चलो लिखते हैं डेटा। सबसे पहले तो मास की वैल्यू दिया है 1 किलोग्राम, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि हमारा रेडियस बन जाएगा, और उसकी वैल्यू है 0.5 मीटर। आपको बोला है कि ब्रेकिंग टेंशन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोला या ब्रेकिंग टेंशन बोला, तो इसको ऐसा लिखना, ब्रेकिंग टेंशन TBR, ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन्स। मतलब आपका जो स्ट्रिंग आप घुमाते हो ना, जब घुमाते हो, ऐसा यहाँ पे हम जो घुमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो जो टेंशन है, वो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन जा सकती है। और अपने को बोला है कि ब्रेकिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50, फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड दैट कैन बी गिवन। मतलब ग्रेटेस्ट स्पीड मतलब Vmax, Vmax कितना इसको दे सकते हो। तो हम बोलते हैं कि चलो देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला ये होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा या सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा घुमाते वक्त में, तो हम बोलेंगे कि फॉर सर्क्यूलर मोशन, जब आप उसको सर्क्यूलर मोशन दे रहे हो, है ना, सर्क्यूलर मोशन जब आप उसको देते हो, तब हमारा जो टेंशन होता है ये होता है mv² अपॉन r के बराबर, है ना, mv²/r के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर टेंशन को ब्रेकिंग टेंशन बोलूंगा, इसी को अगर मैं ऐसा लिखूं, टेंशन ब्रेकिंग मैक्सिमम, ब्रेकिंग टेंशन मतलब मैक्सिमम टेंशन, टेंशन ब्रेकिंग इज इक्वल्स टू, तो इसको लिखना पड़ेगा m, ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी उस वक्त में, ठीक है, और नीचे आ जाएगा r। तो मुझे ये Vmax निकालना है, तो मैं बोलता हूँ चलो Vmax का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन पे मेरा, तो ये हो जाता है Vmax का स्क्वायर इट इज इक्वल टू T ब्रेकिंग टेंशन इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय मास। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं इसको फिर लिख सकता हूँ कि Vmax की वैल्यू है इज इक्वल टू √of TBR √of टेंशन ब्रेकिंग वाला इनटू रेडियस अपॉन मास। वैल्यूज पुट करो तो इसके अंदर में वैल्यूज हम पुट कर पाएंगे। टेंशन की वैल्यू है 50 न्यूटन, रेडियस की वैल्यू है 1/2 और मास की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा √of 25, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये है मेरे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच आई कैन या वी कैन रिवॉल्व द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हम रिवॉल्व कर सकते हैं इस स्पीड के साथ में। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई तो टेंशन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। देखो अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई तो टेंशन बढ़ जाएगा, और टेंशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टूट जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग टूट सकता है। अगर चलो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, इसी केस के लिए अगर मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फाइंड करो बोलता, या फिर बोलता कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? यही क्वेश्चन है, सिर्फ वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ले लो। तो मैं फिर क्या फॉर्मूला लिखूंगा, TBR ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू mv²/r की जगह अब मैं mr ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, mr और ओमेगा का स्क्वायर। तो देयरफॉर मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू mr इसके नीचे, तो ये आ जाएगा T ब्रेकिंग अपॉन mr, और ये सबके सब रूट में, अरे है कि नहीं, देखो जरा ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों चले गए इसके नीचे और ओमेगा का स्क्वायर हटा दिया तो ये आ गया रूट के अंदर में। तो फिर इसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो वैल्यू इसकी कैसे आ जाएगी मेरे पास, देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल्स टू √of टेंशन की वैल्यू कितनी है 50, मास की वैल्यू कितनी है 1 और रेडियस की वैल्यू 1/2, तो ये 2 ऊपर जाके कितना हो गया 100, तो √of 100 बन गया। ये 100 मतलब ओमेगा की वैल्यू मेरे पास हो सकती है 10 रेडियन पर सेकेंड। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया अपना,
एक ही था क्वेश्चन, अपन ने उसको 2 बना दिया अभी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है इसके अंदर में कि फाइंड मैक्सिमम रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होते हैं पर सेकेंड, कि ये टूटना नहीं चाहिए बोल के। तो हम बोलेंगे फाइंड मैक्सिमम रेवोल्यूशन पर सेकेंड, बोला तो फॉर्मूला तो यही होगा, देखो टी ब्रेकिंग, शुरू से बता रहा हूं, टी ब्रेकिंग इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एन होती है, उसका स्क्वायर कर देने का, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी एम आर 4 पाई का स्क्वायर एन का स्क्वायर, और ये आ गया टी ब्रेकिंग वाला। तो आप एन का स्क्वायर कैसे लिख पाओगे फिर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेकिंग टेंशन अपॉन एम आर और 4 पाई, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो, कुछ बच्चों को ऐसा अच्छा दिखता, 4 पाई एम आर, ठीक है, ऐसे लिख दो, पाई का स्क्वायर है, सॉरी, ऐसे लिख दो। और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो इसको ऐसे लिख दो, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब रूट में चले जाएंगे, 1/4 पाई का 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। पाई स्क्वायर रूट के बाहर रहा तो इसका स्क्वायर हटा दो, इसका भी स्क्वायर हटा दो, तो अब क्या बचा एम आर, तो अंडर रूट ऑफ टी ब्रेकिंग अपॉन एम आर, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैंने क्योंकि ओमेगा पहले से निकाल रखा है मेरे पास में ओमेगा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, देखो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन दिस मच, ये वाला, तो ये मेरी ओमेगा की वैल्यू है, तो मैं उसको बोलूंगा यहाँ पे ओमेगा है, क्योंकि, या फिर ऐसे लिखूं मैं, देखो जरा, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, तो देयरफॉर अगर मैं एन की वैल्यू इसमें से निकालना चाहूँ तो ओमेगा अपॉन 2 पाई कर दूं क्या, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब क्योंकि ओमेगा मैंने पहले से निकाल रखा है, आप ये कैलकुलेशन में कर लो, आप जो है ना, आप लोग ये कैलकुलेशन में करो, मैं इसमें करता हूं। तो ये एन की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। इसकी वैल्यू आती है 1.6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या 1.6 हर्ट्ज भी उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया कि 1.6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से ही आप उसको घुमा पाओगे। इससे ऊपर अगर 1.7 भी अगर हुआ ना रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो आपका स्ट्रिंग टूट जाने वाला है, ठीक है। तो आप ये वाले फॉर्मूले से निकालो तो भी सेम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि आपने पहले से ये कैलकुलेट कर लिया ना, रूट ऑफ टी बी आर अपॉन एम आर, ये देखो रूट ऑफ टी बी आर अपॉन एम आर, तो ये हो गया टी ब्रेकिंग अपॉन एम आर, वैल्यू उसकी 10 थी, उसकी वैल्यू 10 रख दो, 10 अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1.6, ये वैल्यू आ जाती है। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, देखो क्वेश्चन एक ही था लेकिन उसमें हमने 3 बना लिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि देखो टेंशन इतना होगा स्ट्रिंग में, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप उसको एक ऐसी दे सकते हो, ये लीनियर वेलोसिटी होती है ना, ये लीनियर वेलोसिटी है। फिर मैंने उसी क्वेश्चन को चेंज किया, उसी के अंदर मैंने उसका सेकंड बिट बनाया, और वो बना हमारा एंगुलर स्पीड क्या हो सकती है बोल के, ओमेगा निकालो। और फिर मैंने उसी का तीसरा बिट बनाया, और वो तीसरा बिट क्या था हमारा, ये वाला था तीसरा बिट, जिसके अंदर हमने रेवोल्यूशन पर सेकंड फाइंड आउट किया, ठीक है। ऐसे हो जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये वाला। अरे समझे कि नहीं बात को, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा और क्या पूछेगा इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी दे देगा आपको, उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा ना फिर, एन दे देगा, मास दे देगा, ठीक है, या ओमेगा दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, और बोलेगा कि फोर्स कितना निकालो, टेंशन कितना निकालो, कितना टेंशन हो सकता है वो निकालो। बस इसी को रिवर्स ऑर्डर में, इसी को फॉरवर्ड ऑर्डर में, बस इससे ज्यादा और क्या देगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ो और लिखो। So the question is, a coin placed on a revolving disc with its center at a distance of 6 cm from the axis of rotation just slips off when the speed of the revolving disc exceeds 45 rpm. Okay, what should be the maximum angular speed of the disc so that when the coin is at distance of 12 cm from the axis of rotation it does not slip? यानी 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ कॉइन स्लिप नहीं करना चाहिए, तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या हो सकती है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली दिया क्या है। यहां पर एक रोटेटिंग डिस्क है, ठीक है, ये रोटेटिंग डिस्क है जिसका एक्सिस कहीं यहां से है, ठीक है, ऐसे, और इससे
6 सेंटीमीटर अवे आपका कॉइन पहले रखा हुआ था, ठीक है। दिस इज अ कॉइन, ब्लैक कॉइन, कॉइन का सेंटर यहाँ है 6 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो उसने बताया कि जब 6 सेंटीमीटर पे आपका रखा हुआ था, मतलब हम ऐसे बताएंगे कि जब डिस्टेंस था R1 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है, उस वक्त में जो स्पीड आपकी आरपीएम में थी, मतलब आरपीएम में थी मतलब N1 बोलते हैं उसको, अगर रेडियन पर सेकंड होती तो हम उसको ओमेगा बोलते थे, तो हम उसको बोलेंगे N1 45 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, ऐसा है। तो इसको आरपीएस कर देते हैं पहले, 45 डिवाइड बाय 60, ये हो जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। अगर आपको रेवोल्यूशन पर सेकंड नहीं करना है तो रहने दो, वैसे आरपीएम में आंसर हमारा आरपीएम ही होगा, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। तो ये आरपीएम हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि उसके बाद उसने क्या किया, कॉइन को उसने दूर रख दिया। कितने दूर रखा, यहाँ रख दिया, ये है 12 सेंटीमीटर दूर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये ओमेगा से घूम रहा है समझो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 12 सेंटीमीटर दूर पे ये कॉइन रखा हुआ है। और उसने बोला है कि एंगुलर स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी, मतलब उसने डिस्टेंस को बढ़ा के 12 सेंटीमीटर कर दिया और अपने को बोला है कि N2 की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो कितनी होगी, ठीक है, N2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हमको पूछा गया है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे रेशो बनने वाला है, इसीलिए अगर आप इसके सेंटीमीटर से मीटर यानी कि ऐसा यूनिट में कन्वर्जन अगर ना भी करो तो चल जाएगा। क्यों चलेगा, मैं चलिए आपको बताता हूं। दोनों केस के अंदर में जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो होगा वो सेम रहने वाला है ना, ऐसा हम लिखेंगे। एज मास इज सेम, तो पहले जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स पहले जो काम कर रहा था वो कितना था, M(R1) ओमेगा 1 का स्क्वायर, और बाद में जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है वो है M(R2) ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब क्योंकि मास सेम है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो सेम एक्ट करेगा। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि मास कांस्टेंट है, हटा दिया उसको, तो हमारे पास में रेशियो बन गया है ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा R2 अपॉन R1 के, है ना, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेम है ना, इसीलिए ये हो गया R2 अपॉन R1। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ओमेगा एज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n, इसके अंदर भी 2 पाई आएगा, उसका स्क्वायर होने वाला है, इसके अंदर भी 2 पाई आएगा, उसका स्क्वायर होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली n पे प्रोपोर्शनल लिख देता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। अरे है कि नहीं, बात सही है। तो एक बार मैंने N1 लिख लिया यहाँ पर अपॉन N2 लिख लिया यहाँ पर, तो ये बराबर हो जाएगा R2 अंडर रूट ऑफ R2 अपॉन R1 के, ठीक है। चलो वैल्यूज रखो इसके अंदर में, R2 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और देखो रेशो बनने वाला था इसलिए अपन ने उसको यूनिट कन्वर्जन नहीं करे, ऐसा यूनिट नहीं भी बनाए तो चल गया 12 सेंटीमीटर, और R1 कितना था 6 सेंटीमीटर, अंडर रूट 2 आया वैल्यू। तो ये हो गई वैल्यू अपने पास में कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू रूट 2। देयरफॉर मुझे N2 चाहिए, तो N2 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन रूट 2। व्हाट इज N1? N1 की वैल्यू कितनी थी 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 बाय रूट 2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आरपीएम के अंदर, ठीक है, ये आरपीएम में वैल्यू हो जाएगी। So the next question is, a stone of mass 0.25 kg is tied to the end of string is whirled in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string and what is the maximum speed with which stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? देखो अब इसके अंदर भी वैल्यूज जो दिया है वो क्या दिया, देखते जाओ, चीजें सिमिलर है इसमें भी, कि मास दिया है 0.25 किलोग्राम, ठीक है, और स्ट्रिंग सर्कल का रेडियस बना है 1.5 मीटर, ठीक है, और जो घुमा जा रही है स्पीड दिया है
40 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 40/60 दैट इज इक्वल टू 2/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और आपको बोला गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करो, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। केस 2 ऐसा है कि इफ टेंशन मैक्सिमम टेंशन कितना हैंडल कर सकता है वो, मैक्सिमम टेंशन इज 200 न्यूटन, तो बताओ कि उसका वो मैक्सिमम स्पीड विथ विच स्पीड। अब यहाँ पे हो सकता है कि एंगुलर स्पीड पूछा हो, या हो सकता है कि लीनियर वेलोसिटी पूछा है, क्योंकि स्पीड बोलते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड भी हो सकती है और लीनियर स्पीड भी हो सकती है। ऐसा करते हैं दोनों निकाल के डाल देते हैं, क्योंकि अब एम्बिग्विटी है ना। अब ऑप्शन देगा तो पता चलेगा कि क्या पूछा है। ऑप्शन अगर आपका रेडियन पर सेकंड में होगा तो ओमेगा पूछा, मीटर पर सेकंड में होगा तो वी पूछा। ठीक है ना, तो वी आता है आपका मीटर पर सेकंड के अंदर में। ऑप्शन में अगर ये दिखा तो ये निकालो, ऑप्शन में अगर जो है तो रेडियन पर सेकंड दिखा तो रेडियन पर सेकंड ये निकालो। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों निकाल के डाल देते हैं। तो चलो पहला केस सॉल्व करते हैं। केस 1, तो केस 1 के लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि मैक्सिमम टेंशन, हमको टेंशन फाइंड आउट करना है। तो टेंशन इज इक्वल टू कैसा हो जाता है, एम, और क्योंकि एन दिख रहा है मुझे इसीलिए ओमेगा ले सकता हूं मैं इसमें, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एम आर, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन और उसका स्क्वायर। तो हमारे पास में टेंशन हो चुका है एम आर 4 पाई का स्क्वायर एन का स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। तो टेंशन इज इक्वल टू, मास की वैल्यू है 0.25, 0.25 को अगर मैं 1/4 लिखूँ तो चलेगा ना। आर की वैल्यू है 1.5, 1.5 को अगर मैं 3/2 लिखा तो भी चलेगा ना। अरे देखो ज़रा, मैंने एम को लिखा 0.5 तो 0.25, तो मैंने उसको 1/4 लिखा, इसको मैंने 3/2 लिखा। और 4 पाई का स्क्वायर, 4 इंटू पाई का स्क्वायर, ये तो पता नहीं होता है अपने को। और उसके साथ में है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब ये 2/3 का स्क्वायर। अगर 2/3 का स्क्वायर मैंने लिया है तो देखो ज़रा क्या होने वाला है मेरे पास में। देखो ज़रा, ये 4 से ये 4 कैंसिल होने वाला है डायरेक्टली। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 3/2 पाई का स्क्वायर इंटू 4/9। ठीक है, तो ये 2 से चलेगा, ये आ गया 2, और ये 3 से चलेगा, आ गया 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2/3 पाई का स्क्वायर। ये है आपके पास में टेंशन। और मैंने आपको कहा कि पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 होती है, तो 2/3 इंटू 9.86, तो ये वैल्यू है आपके पास में टेंशन की। तो टेंशन विल बी इक्वल टू, ये आता है 6.57 न्यूटन। बहुत ही कम आया है, इतने टेंशन से आप उसको घुमा रहे हो अभी रेगुलर में। तो फिर केस 2 देखो कैसा है। फिर केस 2 क्या कहता है हमसे, कहता है केस 2 हमसे कि स्पीड है निकालना, टेंशन को भूल ना जाना। ओमेगा निकाल लेते पहले, तो टेंशन का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। टेंशन का फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर। इससे आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू टेंशन अपॉन मैक्सिमम टेंशन ले लेते हैं, मैक्सिमम टेंशन एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू टी अपॉन टी मैक्स अपॉन एम आर, और रूट के अंदर, अरे है कि नहीं, रूट के अंदर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 200 अपॉन एम की वैल्यू है 1/4 और आर की वैल्यू है 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका 4 2 8। कितना बन रहा है देखो, 8। ये 8 आपका जा रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, 1600/3। यानी आपका जो ओमेगा आ रहा है वो हो रहा है अंडर रूट ऑफ 1600 डिवाइड बाय 3। आप ऐसे कर सकते हो कि इसको सॉल्व करने के लिए कि आप इसको 1600 को रूट से बाहर निकालोगे तो 40 आ जाएगा, तो 40/√3 बोल सकते हैं आप इसको, 40/√3 रेडियन पर सेकेंड। अगर आसान लिखना है तो ऐसे, या √3 की वैल्यू से उसको एग्जैक्टली डिवाइड करो और वैल्यू निकालो, 23.09 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, दूसरा केस इसमें ऐसा हो सकता है कि अपने को अभी पता नहीं है ना कौन सी स्पीड पूछा है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, है कि नहीं। तो यहां से अगर मैंने फिर निकाला v² इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, टेंशन इंटू आर अपॉन मास।
तो v की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में अंडर रूट ऑफ टी आर बाय एम। तो वैल्यूज पुट करो, अंडर रूट ऑफ, तो t की वैल्यू है 200, मैक्सिमम टेंशन है ना वो, r की वैल्यू है 3/2 और नीचे ये मास की वैल्यू है 1/4। ठीक है, ये वैल्यू 1/4 है। तो एक्चुअली फिर क्या हो जाता है, देखो जरा, ये 4 जो है तो ऊपर आ जाता, इसको ऐसे लिख देंगे 3/2। ठीक है, और ये 1/4 है तो 4 आ जाएगा ऊपर, तो अंडर रूट में हो जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है ये 2, तो ये 2 से चलेगा आगे 100 इंटू 3 कितना हो गया, 1200 हो गया ना, रूट के अंदर 1200 हो गया। ये हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या ये बराबर है हमारा 100 300 1200 बराबर है। ठीक है, ऐसे होगा। तो बस यही पूछ सकता है आपको, रेवोल्यूशन पर सेकंड अगर पूछता, तो अगर n पूछा है तो n की वैल्यू आपको मालूम है ω/2π करने का सिर्फ, तो आपको फिर n भी मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से कितना घुमा सकते हैं। अभी तो कितने से घुमा रहे थे उसको, 2/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड से घुमा रहे थे। बाद में यहाँ पे जब ओमेगा की ये वैल्यू है समझो, तो इसको कितने से घुमा रहे होंगे, 3.66 आएगा इसकी वैल्यू, 3.66 आरपीएस, इससे घुमा रहे होगा आप उसको, तो टेंशन हैंडल कर सकता है 200 न्यूटन तक, है ना, 200 न्यूटन तक। तो मैक्सिमम 3.66 आरपीएस में घुमा सकते हो। अभी कितने से घुमा रहे हैं, 0.66, मैक्सिमम कितने घुमा सकते हैं 3.66। अरे समझा कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है, ये क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो और लिखो। एम्बिग्विटी थी इसलिए अपन ने दोनों वेलोसिटीज निकाल दिए, आप ऑप्शन देख लेना और सॉल्व कर लेना। So the next one is a very nice question. A coin kept on a horizontal rotating disc is centered at distance of 0.1 meter from the axis of rotating disc. If the coefficient of friction between the coin and the disc is 0.25, find the angular speed of the disc at which the coin would be about to slip. और यहाँ पे अपने को दिया है वैल्यू कि g की वैल्यू 9.8 लेकर आपने सॉल्व करना है बोल के। तो देखो यहाँ पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट फिर से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन एक सिमिलर आ चुका है कि एक डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क को आप घुमा रहे हो और ये इसका वर्टिकल एक्सिस होता है। ठीक है, आप इसको वर्टिकल एक्सिस पे ऐसा घुमा रहे हो, सेंटर से जा रहा है इसका एक्सिस। इस सेंटर से कुछ दूरी पर एक कॉइन रखा हुआ है, ये ऐसा एक कॉइन है। ठीक है, और ये कॉइन की दूरी अपने को दिया है 0.1 मीटर। अब ये जो कॉइन है ये इस पे कब तक टिका रहेगा, मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, न्यूटन से पूछा गया था बोल के। तो वैसे ही ये वाला केस आप अगर देखेंगे तो इस पे एक्चुअली होता क्या है, तो ये कॉइन क्योंकि इस सर्कल में घूमता है, अरे हाँ के नहीं, समझे कि नहीं, ये कॉइन इस सर्कल में घूम रहा है, पूरी ये डिस्क है हमारी, और इस डिस्क पे देखा जाए तो इस डिस्क के ऊपर में ये कॉइन रखा हुआ है आपका, और ये जो कॉइन है हमारा वो इस सर्कल में घूमता है ना, उसके सर्कल का ये रेडियस होता है, ये रेडियस। तो मैं उसके ऊपर बोलूंगा कि जब वो घूम रहा है तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर में काम करता है कि फॉर कॉइन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किस किस के बीच में, बिटवीन डिस्क एंड कॉइन ऑब्वियसली। तो कॉइन और डिस्क के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कुछ तो भी होगा, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वैल्यूज लिखते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा
फ्रिक्शन का फोर्स हो जाएगा म्यू एस, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब इस केस में अगर देखेंगे आप, तो यहां पर अगर आपके पास में ऐसा ये है कॉइन, ठीक है, ऐसा कॉइन है ये वाला, ये कॉइन होता है, तो कॉइन का नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, ऊपर की तरफ होता है। कॉइन का mg जितना है उतना उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है, देयरफॉर उसकी वैल्यू को यहां रख दो, तो हमारी वैल्यू कैसी बन जाएगी फिर, देयरफॉर m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज mg। तो यहां से ये मास कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया मास। अब क्या बचा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी अपॉन आर। तो देयरफॉर मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी हो सकती है, रूट ऑफ म्यू एस जी अपॉन आर। ये वेलोसिटी हो सकती है जिससे आप कॉइन को घुमा सकते हो। और ये क्या है, ये वेलोसिटी ओमेगा के फॉर्म में, ये ओमेगा के फॉर्म में। तो अपने को ओमेगा के फॉर्म में मतलब ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। अगर आपको इसकी जगह पे लिखना है एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए अगर, तो आप लिख दोगे एन इज इक्वल टू 2 पाई, नीचे चल जाएगा, तो ये लिख दोगे 1/2 पाई नीचे, और बाकी तो केस सेम एज इट इज, म्यू एस लिखो या म्यू लिखो चलता है अपॉन आर। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपका। तो देखो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अरे बोल बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए बोल, एन। और ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, mv स्क्वायर अपॉन आर प्रोवाइडेड बाय म्यू mg। फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, म्यू एन, एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू mg के बराबर, तो म्यू mg हो गया ना फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स हो गया म्यू mg। तो ये प्रोवाइड करता है आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है ना, लीनियर वेलोसिटी के साथ देखा जाए तो, लीनियर वेलोसिटी के साथ देखा जाए तो mv स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। तो इधर से भी mm गेट्स कैंसिल, तो आपके पास में फिर वेलोसिटी की वैल्यू क्या बची, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू rg रूट के अंदर। ये हो गया फॉर्मूला। आप इसको v के यहां पे पुट कर सकते थे, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर होता है, v बाय आर पुट किया, r जो है यहां पे है वो r यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, रूट के अंदर जाके वो क्या हो जाता है, अंदर स्क्वायर हो जाता है, एक r गेट कैंसिल, म्यू rg बच जाता है। तो आपको लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो ये निकालो, कॉइन की लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी ये हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा नहीं घुमा सकते आप उसको, क्योंकि इससे ज्यादा घुमाओगे तो कॉइन स्लिप हो जाएगा, इससे ज्यादा अगर आप घुमाओगे उसको तो कॉइन स्लिप हो जाएगा। और ये एन की वैल्यू है। अपने को निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में अपने क्या निकाला, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क एट विच द कॉइन वुड बी स्लिपिंग। ये वाला अपने को ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे फिर, मैंने आपको क्योंकि फॉर्मूला निकालना बता दिया, अब हम ये वाला निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में है ओमेगा, क्वेश्चन में जो दिया है ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन, या क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। क्योंकि अगर ज्यादा रहेगा ओमेगा, देखो जरा यहाँ पे, अगर ओमेगा ज्यादा हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ जाएगा, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, देखो म्यू mg, देखो जरा mrg, ये कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये कौन है, ये फ्रिक्शन का फोर्स है। फ्रिक्शन का फोर्स कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है ना। ये ओमेगा को अगर ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओमेगा को कितना बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम, इसके बराबर करने के लिए। अगर ओमेगा ज्यादा हो गया तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और हमारा कॉइन जो है वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो मैं इसको बता देता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ म्यू जी, म्यू एस भी लिख सकता हूँ मैं, म्यू भी लिख सकता हूँ आर, म्यू जी अपॉन आर। ठीक है, हमारा अगर ये केस आप समझना चाहते हो, वर्टिकल सर्कल में ऐसे देखना चाहते हो, तो देखो हम ऊपर से देखते हैं तो ये डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर एक्सिस है। ठीक है, और हमारा कॉइन जो है ये यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पे हमारा कॉइन रखा हुआ है, ये हमारा कॉइन है। तो कॉइन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वो फ्रिक्शन का फोर्स है जो उसको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में कौन होता है, बाहर की तरफ, आपको मालूम है सेंट्रीपिटल के अगेंस्ट में कौन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो जिसके जो इसकी बराबर होता है ना, इसी के बराबर। तो जब तक कि ये सेंट्रीफ्यूगल और फ्रिक्शन बराबर है तब तक ये कॉइन यहाँ रहेगा, और जैसे ही आपका ये वाला फोर्स फ्रिक्शन कम पड़ गया और ये वाला फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअली वहां होता नहीं है, सेंट्रीपिटल होता है। जब तक सेंट्रीपिटल और ये फ्रिक्शन आपके कॉइन को रोके हुए थे डिस्क के ऊपर, आपने ज्यादा स्पीड से घुमाना शुरू कर दिया, आप स्पीड ऐसी है आपकी घुमाने की, ऐसी स्पीड है ये ओमेगा आपका, आपने ज्यादा स्पीड से घुमा दिया तो ये कॉइन जो है ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा, टेंजेंशियली बाहर निकलेगा। इसीलिए बताया मैंने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जाता कॉइन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन
अंदर की तरफ है वो रियल है, इसीलिए अगर कॉइन का जो है तो फ्रिक्शन अगर कम पड़ गया तो कॉइन हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो वैल्यू निकालते हैं। तो ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी दिया है क्वेश्चन में, मैंने तो लिखा ही नहीं। आर की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, आर की वैल्यू थी 0.1 मीटर। ठीक है, और कोएफिशिएंट 0.25 था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, मास की तो अपने को जरूरत है नहीं, जी की वैल्यू 9.8 रखो उन्होंने बोला है अपने को, तो इसको रख लेते हैं 0.25 इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन आर की वैल्यू 0.1। ठीक है, तो अगर मैंने इसको नीचे 1 किया तो ऊपर कितना हो जाएगा 2.5, तो मेरे पास में आ जाएगा ओमेगा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा 2.5 इंटू 9.8, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 24.9। ठीक है, 24.9 को अप्रोक्सीमेटली 25 ले सकते क्या, नहीं ले सकते, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये 24.9 हो गया रेडियन पर सेकंड में, रूट के बाहर निकालो उसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट, क्योंकि ये 25 होता तो 5 बाहर निकलता था, 24.9 बोले तो अप्रोक्सीमेटली 5 है, वो अप्रोक्सीमेटली कर दो और ये बता दो कि 5 रेडियन पर सेकंड। एग्जैक्टली अगर कैलकुलेशन करना है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऐसी होगी कि ओमेगा इज इक्वल टू 4.95 रेडियन पर सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता आपका ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है ओमेगा की, समझे क्या। ठीक है, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत से इसी टाइप के बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करने वाला हूँ। तो डू जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।